गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चर्चा कर रहे थे उत्तर वैदिक युगीन सामाजिक जीवन की। और उत्तर वैदिक युगीन जो सामाजिक जीवन है उसका एक अंग था आश्रम व्यवस्था। वर्ण के साथ साथ इस युग में आश्रम जो व्यवस्था थी उसका भी प्रादुर्भाव हुआ। आश्रम का संबंध मनुष्य के व्यक्तिगत सुधारों एवं संस्कारों से था। मनीषी चिंतन के धनी जो आर्य थे उन्होंने जीवन को चार आश्रमों में विभाजित किया। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, और इस आश्रम में व्यक्ति 25 वर्ष की आयु तक रहता था। इसमें मनुष्य कठोर नियमों का पालन करते हुए विद्या और ज्ञान अर्जन करता था। दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और इस आश्रम के तहत सामाजिक एक एवं धार्मिक जो उसके कर्तव्य थे उन कर्तव्यों की पालना करता था। इस आश्रम में भी 25 वर्ष तक मनुष्य रहता था, अर्थात 26 से 50 तक की जो आयु है उसमें व्यक्ति इस आश्रम में रहता था। इसके पश्चात नेक्स्ट आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम, और ये जो वानप्रस्थ आश्रम था इसमें भी व्यक्ति 25 वर्ष रहता था। और इस आश्रम के अंतर्गत मनुष्य गृहस्थी से स्वयं को अलग कर त्याग और तपस्या में का जो जीवन है वो व्यतीत करता था। और इसके पश्चात 75 से जीवन पर्यंत व्यक्ति संन्यास आश्रम में रहता था। इस आश्रम में मनुष्य समस्त सांसारिक बंधनों का त्याग कर देता था और ब्रह्मचिंतन करते हुए मुक्ति की तैयारी करता था। सामाजिक जीवन का एक अंग था विवाह और स्त्रियों की दशा। उत्तर वैदिक काल में विवाह जो है एक पवित्र कार्य माना जाता था। विवाह के विभिन्न तरीके थे जिसमें 8 प्रकार जो विवाह के माने गए हैं। उत्तर वैदिक काल में इन विवाहों का प्रचलन हो चुका था और विवाह जो है यौवन प्राप्ति के पश्चात किया जाता था। बाल विवाह जो है उनका प्रचलन नहीं था। बहु विवाह जो है इसका भी इस काल में प्रचलन हो गया था, परंतु ये जो प्रथा थी वो सिर्फ राज परिवारों तक सीमित थी। विवाह में पुत्री के जो पिता है उसके द्वारा दहेज भी दिया जाता था। और विधवा विवाह के भी उत्तर वैदिक काल में उल्लेख मिलते हैं। यद्यपि अंतर्जातीय जो विवाह है वो भी उत्तर वैदिक काल में होते थे, परंतु विवाह अधिकांशतः सजातीय ही होते थे। स्त्रियों की दशा जो है उसमें इस समय थोड़ा परिवर्तन आया और स्त्रियों की जो स्थिति है वो इस युग में अत्यंत शोचनीय हो गई। अब उनका ऋग्वेदिक काल के समान सम्मान नहीं था। स्त्रियों को जुआ एवं सुरा की श्रेणी में इस काल में रखा गया। स्त्रियों द्वारा सभाओं एवं परिषदों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस युग में धार्मिक कार्यों में भी स्त्रियों की उपस्थिति उतनी अनिवार्य नहीं थी जितनी कि ऋग्वैदिक काल में थी। उत्तर वैदिक काल में कन्या के जन्म को अशुभ माना जाता था, किंतु फिर भी स्त्रियों की शिक्षा का जो है प्रबंध किया जाता था। शिक्षित नारियों के अनेक उदाहरण उपनिषदों में मिलते हैं, जैसे गार्गी है, मैत्री है। इस युग की विदुषी स्त्रियां थी। इसके बाद बात आती है आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति जो है उसका अंग था कृषि। उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख जो व्यवसाय है वो कृषि था। ऋग्वेद काल की तुलना में इस युग में कृषि जो है वो उन्नत हुई। खेती के नए तरीके जो है वो इस समय खोजे गए और बीज फसल जो है वो उन्नत हुए। इस काल में हल का जो प्रयोग किया जाता था वो भी इस समय हुआ और हल जो है वो बहुत बड़े होने लगे। उनको चलाने के 20 बैलों तक की आवश्यकता होती थी। फसल अच्छी हो इसके लिए उस खेती में खाद का प्रयोग किया जाता था। गेहूँ, चावल, जौ आदि की जो खेती है वो की जाती थी इस समय। और आर्यों का जो निवास है मुख्यतः गंगा और सिंधु नदियों के उपजाऊ किनारों में था, और जिसके परिणाम स्वरूप कृषि में निरंतर वृद्धि होती गई और ये लोग थोड़े समय में ही बड़े समृद्धिशाली एवं संपन्न हो गए। इसके बाद बात आती है पशुपालन की।
उत्तर वैदिक काल में पशुपालन जो है अर्थव्यवस्था का आधार था और अधिक से अधिक गायों का पालना वैभव की निशानी इस समय माना जाता था। राजा किसी व्यक्ति का सम्मान करने के लिए उसे गाय भी दान में देते थे। गृह उद्योग और व्यवसाय की हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त भी अनेक व्यवसायों की उत्पत्ति हो चुकी थी। तत्कालीन साहित्य से जुलाहे, सुनार, कुम्हार, लोहार, चर्मकार, रथकार, बछुए, नर्तक आदि अनेक व्यवसायों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त ज्योतिषी है, वैद्य है, नाई है आदि का भी उल्लेख मिलता है। किंतु ये जो ज्योतिषी है, वैद्य है, नाई है, इनको समाज में हे दृष्टि से देखा जाता था। उत्तर वैदिक कालीन जो आर्यों की धातुओं का व्यापक रूप से ज्ञान था, जिसके कारण उनका जो आर्थिक जीवन है अत्यंत समृद्ध हो गया था। इस काल में लोगों को सिर्फ सोने और चांदी अयस्क की ही नहीं वरन चांदी, तांबा, टिन, शीशे आदि जो धातुएं थी इनकी भी जानकारी थी और इनका वो प्रयोग करते थे। व्यापार और वाणिज्य की हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आंतरिक और वैदेशिक दोनों प्रकार के जो व्यापार है वो प्रगति पे थे। इस युग में व्यापारियों के संगठनों का भी उल्लेख मिलता है। साधारणतः व्यापार जो है वो विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था, किंतु ऋग्वैदिक काल के समान गाय भी विनिमय का माध्यम थी। इस युग में मुख्यतः मुद्रा जो है उसका नाम शतमान मिलता है। इस युग में समुद्री व्यापार का भी प्रचलन था जो संभवतः बेबीलोन के साथ होता था। आंतरिक व्यापार में यातायात के साधनों का विकास होने के कारण सामान बैलगाड़ियों और नाव आदि से ढोया जाता था। धार्मिक स्थिति जो है उसका यदि हम अवलोकन करें तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जो स्थिति है उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। इस युग में धार्मिक व्यवस्था जो है वो थोड़ी जटिल हो गई। और यज्ञ की हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन अत्यंत सरल था, किंतु उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जो स्थिति उसमें परिवर्तन आया। लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के देवताओं को मंत्रों से अपने वशीभूत करना चाहा। वैदिक मंत्रों के महत्व में भारी वृद्धि हुई। जैसे कि राजबलि पांडे ने इस काल को वेदवाद का युग भी कहा है। वेदवाद के साथ साथ कर्मकांड जो है उनका भी विकास हुआ। यज्ञ जो है वो अत्यंत खर्चीले और जटिल इस समय होने लग गए थे। यज्ञों में बलि का जो है वो महत्व बढ़ गया। यज्ञों में जैसे पुरोहितों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई। सरे आम जो जनता थी उसकी पहुंच से दूर यज्ञ होने लगे। यज्ञ में विभिन्न प्रकार जो है वो इस समय प्रचलित है। जैसे अश्वमेध यज्ञ है, राजसूर्य यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है। राजबलि पांडे ने लिखा है कि सारे कर्मकांडों ने एक बाहरी आडंबर का रूप धारण कर लिया था और उसके विस्तार के नीचे धर्म की जो आत्मा है वो दब सी गई थी। उत्तर वैदिक काल में देवताओं की जो स्थिति है उसमें भी परिवर्तन हुआ और उत्तर वैदिक काल में वही सब देवता थे जो ऋग्वैदिक युग में थे, किंतु अब उनकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आ गया था। कुछ जो देवता थे उनका गौरव बढ़ गया था, कुछ का घट गया था। ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता है इंद्र, वरुण और आदि अब उतने प्रधान देवता नहीं रहे थे। उनके स्थान पर प्रजापति है, विष्णु है, रुद्र है, प्रमुख देवता बन गए थे। प्रजापति को यज्ञों का स्वामी कहा गया। विष्णु को भी प्रधान यज्ञ पुरुष माना जाने लगा। रुद्र की जो पूजा है शिवजी, पशुपति महादेव के रूप में होने लगी। दर्शन की यदि हम बात करें तो कर्मकांडों की जो जटिलता एवं अत्यधिक यज्ञों का विपरीत प्रभाव पड़ा। यज्ञ और अन्य कर्मकांडों में विशेष रूप से ब्राह्मण ही रुचि रखते थे जो इन धार्मिक कृत्यों के आड़ में अपने कार्यों को साधते थे। धीरे धीरे विद्वानों एवं बौद्धिक लोग धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति उदासीन होने लगे और अनेक क्षत्रियों एवं ब्राह्मण शक्ति एवं ज्ञान की खोज के लिए प्रयत्नशील हो गए। इन्हीं व्यक्तियों में अनेक ऋषि हुए जिन्होंने ज्ञान के मार्ग का अनुशीलन किया और आध्यात्मिक चिंतन का वर्णन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषदों में अत्यंत व्यापक रूप से ब्रह्म की जो कल्पना है
उसका प्रतिपादित किया गया है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म सर्वव्यापी निर्गुण है। विश्व की उत्पत्ति एवं प्रलय उसी से होता है। ब्रह्म की एक वास्तविक सत्ता है, उसके अतिरिक्त विश्व में कुछ नहीं है। जैसा कि डॉक्टर V.M. आप्टे के अनुसार उपनिषदों के सार को एक वाक्य में कहा जा सकता है कि सृष्टि ब्रह्म है परंतु ब्रह्म आत्मा है। राजनीतिक जो स्थिति है उसका यदि हम अवलोकन करें तो उत्तर वैदिक काल में शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हुआ। इस युग की प्रमुख विशेषता थी कि वे शक्तिशाली राजतंत्र उदित हुए और राजतंत्रों के उदय होने के कारण का जो प्रमुख कारण माना जा सकता है वो साम्राज्यवाद की भावना थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, परमेष्ठ, महाराज्य, अधिपति, सार्वभौम आदि राज्यों का उल्लेख है। राज्य एक तांत्रिक राज्य को कहते थे तथा सार्वभौम, आधिपत्य, महाराज्य, साम्राज्य, पारमेष्ठ आदि बड़े राज्य थे। सम्राट साम्राज्य की स्थापना करने के पश्चात अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि कराते थे। राजा के अधिकारों की बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि राजा का जो पद है वह युद्ध में अराजकता और युद्ध में विजयश्री प्राप्त करने के लिए हुआ है। इस युग में यद्यपि राजा का जो पद है वो पैतृक था, परंतु कभी कभी उसका निर्वाचन भी किया जाता था। राजा में विश्वास प्रजा का हुआ करता था। धीरे धीरे जो है ये पहले तो राजा का चयन भी होता था, धीरे धीरे ये जो राजा का पद था वो पैतृक हो गया था। साम्राज्यों के उदय के कारण राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई, जिसकी पुष्टि राज्याभिषेक की बढ़ी हुई महत्ता से होती है। ऋग्वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय कुछ ही व्यक्ति उपस्थित होते थे। अब अनेक राज्य कर्मचारी सम्मिलित होने लगे और राज्याभिषेक का भव्य जो कार्यक्रम इस समय आयोजित होने लगा था। प्रशासनिक अधिकारियों की हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद जो युग था उसकी अपेक्षा राजा की सहायता प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। राज्य के बढ़ते हुए परिणाम को देखते हुए ऐसा स्वाभाविक ही था। प्रशासनिक व्यवस्था की सुविधा के लिए राज्य में अनेक विभागों की रचना की गई, जिनमें प्रमुख वित्त विभाग है, निरीक्षण विभाग है, आरक्षण एवं सेना विभाग है और स्थानीय शासन विभाग थे। राजा मंत्रियों की सहायता से प्रशासन करता था। मंत्री का पद है जो वो परंपरा एवं जनमत पर आधारित होता था। मंत्रियों को उत्तर वैदिक काल में रत्निन कहते थे। ये रत्निन जो है निम्नलिखित थे: पुरोहित, धार्मिक कृत्य करने वाला था; राजन्य, राजवंश एवं शासक वर्ग का प्रतिनिधि था; महिषी जो है वो पटनारिन थी; वाबाता है, प्रिय रानी है; युवराज है; सूत यानी सारथी, सेनानी सेना का प्रधान; ग्रामणी ग्राम का प्रधान; क्षत्रिय राजप्रसादों का रक्षक; संग्रहिता कोषाध्यक्ष; अक्षा वाप आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले जो है ये सब अधिकारी इस समय नियुक्त होते थे। इसके पश्चात बात आती सभा और समिति की। राजा की स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता जो थी उस पर प्रतिबंध लगाने वाली ये दो संस्थाएं सभा और समिति थी। सभा और समिति का विस्तृत विवरण ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति में भी किया गया था और उत्तर वैदिक काल में राज्यों की सीमाएं विस्तृत हो जाने का इस संस्थाओं का प्रभाव ऋग्वैदिक काल की तुलना में कुछ कम हो गया था। परंतु फिर भी सभा और समिति जो है जब तब राजा को उसकी सीमाएं स्पष्ट कर देती थी। न्याय व्यवस्था की यदि हम बात करें तो न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। उसकी सहायता अन्य अधिकारी भी नियुक्त होते थे। न्यायाधीश को स्थपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख अपराध चोरी है, डकैती है, व्यभिचार है, हत्या है, धोखाधड़ी है आदि थे। गांव में छोटे छोटे अपराधों का ग्राम्यवादी नामक अधिकारी निर्णय करता था। उत्तर वैदिक काल में हत्या के दंड स्वरूप मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों को 100 गायें देने की प्रथा थी।
न्याय की दिव्य जो प्रणाली है इस युग में प्रचलित थी और उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की न्याय में गहरी निष्ठा थी। तो ये सब जो बदलाव है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। धन्यवाद।